हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे और खुशी मन से अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को पूर्ण कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको गणपूर्ति के बारे में पढ़ाऊँगा, जिसका उपयोग मीटिंग के अंतर्गत किया जाता है। इसको इंग्लिश में हम सभी कोरम के नाम से जानते हैं, कोरम। ठीक है, तो कोरम क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इन सभी तथ्यों के बारे में आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज मन लगा करके इस क्लास को अपना समय दें, ध्यान लगा करके हमारी बातों को सुने, तभी आपको जो मुख्य तथ्य हैं वो आपको पता चलेंगे और आप अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ पाएंगे। गणपूर्ति क्या है, कहाँ उपयोग इसका किया जाता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, इत्यादि के तथ्यों को आप समझ सकें। तो टॉपिक आज का हमारा है गणपूर्ति। इसको इंग्लिश में हम कोरम के नाम से जानते हैं, कोरम। ठीक है, QUORUM, कोरम। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी अटपटी सी आपको लगेगी, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। QUORUM, कोरम। हिंदी में कोरम ही लिखते हैं, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी सी। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति। गण मतलब क्या होता है, संख्या। गण संख्या होती है ना, आदमियों की संख्या। गण किसको कहते हैं, गण बोलते हैं, जन बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं, है ना। गण का मतलब होता है आदमियों की संख्या, सदस्यों की संख्या। सदस्यों को हम गण कहते हैं। ठीक है, पूर्ति मतलब है कि जो एक तथ्य निर्धारित कर दिया गया है, एक संख्या निर्धारित कर दी गई है, उसको संबोधित करता है पूर्ति। तो अगर गण पूर्ति एक में मिला दिया जाए तो उसका एक पूरा शाब्दिक अर्थ बन जाता है सदस्यों की कुल संख्या, उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या या निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या आपकी कहलाती है गण पूर्ति। गण मतलब सदस्य, लोग गण कहलाते हैं। पूर्ति से अभिप्राय संख्या से होता है। तो गण पूर्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या। हमने आपको बताया, इससे पूर्व की क्लास में कई क्लासें हमने आपको इसके संबंधित क्लासें अटेंड की है, आप लोगों ने भी अटेंड की होगी। हमने आपको समझाने का सब में प्रयास किया कि मीटिंग की कार्रवाई किस तरीके से स्टार्ट होती है, कौन कौन से इसमें अहम पहलू हैं जिनको इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि गणपूर्ति क्या है। आज का टॉपिक हमारा गणपूर्ति का है, लेकिन जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम पिछले जो तथ्य हैं उनको भी आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको एक्चुअल में पता चले कि वास्तव में, क्योंकि जब तक हम एक का संबंध दूसरे से नहीं समझेंगे तब तक हम किसी तथ्य को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते, है ना। तो तथ्यों को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम पुरानी बातों को भी इसके साथ में जोड़ेंगे, है ना। तो गणपूर्ति आज हम समझेंगे, गणपूर्ति। ठीक, सभी लोग तैयार हैं गणपूर्ति के बारे में जानने के लिए। अच्छा, पूर्व की क्लास में आपने प्रस्ताव के बारे में समझा था, उसके पहले आपने संकल्प के बारे में जाना था। तो अभी मैं बीच बीच में पूछूंगा भी आप लोगों से, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो आप लोग पढ़ के भी आए होंगे और मुझे लगता है कि सभी लोग बताने के लिए भी जिज्ञासु हैं, बताएंगे भी जरूर। जैसी जिज्ञासा भी मुझे लग रही है आप लोगों के अंदर। तो कोरम को हिंदी में गणपूर्ति शब्द से जाना जाता है, इसको हम गणपूर्ति कहते हैं, कोरम को। तो आप सभी यह तो जानते हैं कि संस्था के संचालन हेतु सदस्यों को नामित किया जाता है। जो कंपनी होती है उसके संचालन के लिए सदस्य
नियुक्त किए जाते हैं, सदस्य बनाए जाते हैं, जिससे कि कोई कंपनी अच्छी तरीके से चल सके। उसको चलाने के लिए लोग नियुक्त किए जाते हैं। यह सदस्य ही समिति के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर जो समितियां होती हैं, बनाई जाती हैं, मीटिंग्स होती हैं अलग अलग, तो ये सदस्य ही समिति के सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे अब कंपनी जब चलाई जाएगी तो हमने आपको बताया था अंशधारियों के बारे में। तो जब अंशधारी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम किसी से कोई पैसा लेते हैं, है ना, जब हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तभी तो हम मार्केट में अपने शेयर जारी करते हैं। तो जब कोई शेयर खरीद लेता है तो वो हमारा अंशधारी बन जाता है। तो अब कई सारे लोगों ने शेयर हमारे खरीदे तो वो एक समूह बन जाता है सदस्यों का, तो शेयर धारकों का, अंशधारियों का एक समूह बन जाता है। कई सारे अंशधारी हैं तो अंशधारियों का समूह बन जाता है। तो जब कभी भी मीटिंग होगी तो उसमें बुलाया जाएगा, कहा जाएगा अंशधारियों की सभाएं हैं, अंशधारियों की सभाएं हैं। तो वहाँ पर सिर्फ वह ही व्यक्ति एलिजिबल है, योग्य होते हैं जो अंशधारी होते हैं, और कोई सदस्य तो एलिजिबल नहीं है कि अंशधारियों की सभाओं में ऋणपत्रधारी चले जाएंगे। तो ये एक समिति हो गई है, इसको हम कहेंगे अंशधारियों की समिति। ठीक है, तो अंशधारियों की जो समिति बनाई गई है, जो समिति है, उसमें अंशधारी लोग अपना प्रतिभाग करते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जो ये सदस्य होते हैं, अब अगर अंशधारी नहीं होंगे तो क्या कंपनी चलेगी? अगर उसको पैसे की ज़रूरत है और उसको कोई पैसा ही ना दे तो मुझे तो नहीं लगता कंपनी चलेगी, है ना। तो कंपनी को चलाने के लिए अंशधारियों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अपने शेयर जारी करें, हमें ज़रूरत थी। तो अंशधारियों का भी हमारी कंपनी पर अधिकार होता है, क्योंकि वो हमको पैसा देते हैं। ठीक है, वो हमको पैसा देते हैं, तो कंपनी के संचालन में उनकी भी भूमिका होती है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आगे आपको ध्यान देना है, टॉपिक है हमारा गणपूर्ति। तो इन सभी को हम गणपूर्ति के अंतर्गत समझते हैं कि गणपूर्ति के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसी को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ होगा, ये कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर का नाम है आपका मीटिंग, बैठक, सभा। जब सभा होती है तो सभा में सदस्य उपस्थित होते हैं। तो सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं? गणपूर्ति कहते हैं। ये आपको समझना है। सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगर सभा में उपस्थित सदस्य की संख्या न्यूनतम है तो हम वहाँ पर सभा स्थगित करनी हमको पड़ जाती है, क्योंकि निर्धारित सदस्यों की संख्या ना होने के कारण हम उस सभा को स्थगित कर देते हैं। इसीलिए प्रत्येक सभा के लिए कुछ सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, और वह निर्धारित संख्या ही गणपूर्ति कहलाती है। सभा के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति कहा जाता है। क्लियर है? आपने क्या समझा प्रतिभा? गणपूर्ति से क्या अभिप्राय है? सभा में सदस्यों की संख्या गणपूर्ति कहा जाता है। और हमने इसके पहले आपको बताया था कि सभा होती है, उसमें सभी लोग उपस्थित होते हैं, सभा की सूचना दी जाती है। तो जब हम सभा की सूचना देते हैं तो सभी लोग सभा में उपस्थित होते हैं, विचार विमर्श होता है, मंथन होता है, निष्कर्ष निकलता है, और उस पर हम सभी लोग अंत में निर्णय लेते हैं। फिर उसकी कार्रवाई की जाती है, सूक्ष्म लिखे जाते हैं, है ना, उसके सूक्ष्म तैयार किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर है कि इसमें एक नियम बनाया गया है भारतीय कंपनी अधिनियम में सभा के अंतर्गत, कि सभा जब होगी तो वहाँ पर एक न्यूनतम सदस्य संख्या भी होनी चाहिए। नहीं तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन दे दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया, सभा करने बैठ गए और अपने मनमाने ढंग से सभा में प्रस्ताव पारित कर दिए।
कानून बना दिया, उससे जनता का अहित भी हो सकता है ना, कंपनी का अहित भी हो सकता है। लोग अपने फ़ायदे के लिए नियम अधिनियम कानून बना देते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सभा इसीलिए की गई है कि आप कोई नियम अधिनियम तभी बना सकते हैं जब तक आप उसको सभा में प्रस्तुत नहीं करेंगे, उस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक आप कोई नियम उसको नहीं बना सकते हैं। और यह गणपूर्त की संख्या इसीलिए निर्धारित की गई है कि अगर इससे कम सदस्य होंगे तो आप सभा की कार्रवाई को पूरा नहीं करा सकते हैं, आपको सभा को स्थगित करना है ना, समझ गए कि नहीं। तो अगर बहुत से ऐसी कंडीशंस कई बार क्रिएट हो जाती हैं कि उनको पता चलता है, मीटिंग की सूचना मिलती है कि सभा में कोई ऐसा बिल प्रस्तुत होने वाला है जिससे जनता का हित नहीं है, जनता के लिए हितकर नहीं है, तो जो सदस्य हैं वो वहाँ पर नहीं जाते हैं। नहीं जाने का मतलब क्या है कि वो उनकी इच्छा ही नहीं है कि यह बिल पारित हो, एक कोई कानून का रूप ले। क्लियर है। तो वो प्रत्यक्ष वहाँ पर अपना विरोध न दर्ज करके अप्रत्यक्ष तरीके से, मतलब अपनी अनुपस्थिति के माध्यम से अपना जो विरोध है वो दर्ज करते हैं। तो एक सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, अगर उससे कम सदस्य होंगे तो सभा होगी नहीं, और जब तक सभा नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी, तब तक वो बिल बन नहीं सकता। समझे कि नहीं, क्योंकि कोई बिल तभी पारित होगा जब उस पर मत दिया जाएगा, है ना। और मत देने के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है, मीटिंग के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि यह बिल ना बने तो सभी लोग बंक मार जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो पूरी ही नहीं होगी, और जो सदस्य संख्या निर्धारित है उपस्थिति लोगों की है नहीं, तो चर्चा किससे होगी, तो मतलब वो बिल बेकार हो जाएगा। वो बिल हमारा पारित नहीं होगा, क्योंकि पारित करने के लिए हमने संकल्प में आपको बताया था। संकल्प के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के संकल्प हैं? कौन से? साधारण संकल्प और मिश्रित, विशेष, हमको मिश्रित सुनाई पड़ा है ना। विशेष संकल्प दो प्रकार के होते हैं। तो विशेष संकल्प में संख्या निर्धारित की गई है ना, कि 3/4 होने चाहिए सदस्य, और नहीं है तो मतलब वो नहीं होगा। तो जिस प्रकार से संकल्पों के लिए संख्या निर्धारित की गई है सदस्यों की, उसी प्रकार से मीटिंग की कार्रवाई को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए भी सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। तो वह जो संख्या होती है जो उपस्थित होना अनिवार्य है, तो वो न्यूनतम संख्या को हम क्या कहते हैं? उस न्यूनतम संख्या को हम कहते हैं कोरम। ठीक है, कहते हैं वो कोरम पूरा नहीं है, हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो कोरम समझ में आया? क्या समझी अंजलि आप? देखो, बताने से क्या होता है कि हेजिटेशन दूर होता है और हम हेजिटेट नहीं होते हैं, फिर हम बता ले पाते हैं किसी बात को। सर, सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या होती है, उसे कोरम कहते हैं। सभा में उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम, है ना, कम से कम। सभा में तो वैसे तो सभी को इनवाइट ही किया जाता है बुलाने के लिए, लेकिन वह कम से कम संख्या क्या होगी, अगर उससे भी कम हो जाए तो क्या सभा चलेगी? तो सभा नहीं होगी। तो वो कम से कम संख्या बताइए। उस कम से कम संख्या को हम क्या कहते हैं कि जिनकी उपस्थिति होने पर हम सभा की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो जो न्यूनतम संख्या होती है सभा की, उसी को हम कोरम कहते हैं, गणपूर्ति कहा जाता है। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि आपको भूलेगा। सभा में उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या को गणपूर्ति या कोरम नाम दिया जाता है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं होती है उपस्थिति, तो हम सभा को स्थगित कर देते हैं।
सभा का जो अध्यक्ष होता है वो सभा को स्थगित कर देता है, आगे के लिए फिर बुलाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर इससे संबंधित कुछ बातों को आपको जानना है। इसको जानने के बाद में आपके नॉलेज के इंडेक्स में एक और तथ्य जुड़ जाएगा जिसको हम कहते हैं गणपूर्ति, है ना। कल तक आप जानते थे क्या गणपूर्ति के बारे में? शब्द ही नहीं सुना होगा, शायद कोरम सुना होगा, गणपूर्ति तो बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। कोरम में तो कहते हैं ये कोरम पूरा करना है। कोरम पूरा करने का मतलब ये है कि वो जो न्यूनतम है वो आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं संख्या के बारे में कि कौन सी कंपनी के लिए कितनी संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। तो और ये संख्या कहाँ होनी चाहिए आपको पता है ना? सभा में। जब मीटिंग होगी उस समय तो किसी भी कंपनी में सभा की कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती है जब तक उसमें कार्यवाहक संख्या उपस्थित ना हो। कार्यवाहक संख्या यानी गणपूर्ति, मतलब कार्य होना है तो कार्य के लिए जो न्यूनतम संख्या है अगर वह नहीं है, उन लोगों की उतनी उपस्थिति नहीं है तो हम सभा की कार्रवाई को स्थगित कर देंगे, टालना पड़ेगा। क्योंकि अगर उससे कम लोगों की उपस्थिति में हम मीटिंग को करते हैं तो वो मीटिंग हमारी, वो सभा हमारी इनवैलिड मानी जाती है, अवैधानिक मानी जाती है, ठीक है। अवैधानिक इनवैलिड वो हमारी सभा मानी जाती है, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, समझना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक कार्यवाहक संख्या होती है, उतनी संख्या में कंपनी में सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके लिए भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 174 में इसका वर्णन किया गया है। कहाँ वर्णन किया गया है? भारतीय कंपनी अधिनियम में। कौन सी पुस्तक में देखोगे जाकर के? भारतीय संविधान में नहीं, कंपनी का जो संविधान है, कंपनी का जो संविधान उसका क्या नाम है? भारतीय कंपनी अधिनियम में। वो भी कौन सी? भारतीय, अमेरिकन या इंडियन, स्वीडिश वाली नहीं, इंडियन, है ना। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 174 में यह वर्णन किया गया है कि एक पब्लिक कंपनी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति कम से कम 5 सदस्य। कंपनियां दो प्रकार की होती हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक और प्राइवेट यानी सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। तो जो हमारी सार्वजनिक कंपनियां होती हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए, कम से कम 5 सदस्य। तो 5 सदस्य अगर कम होंगे तो हम सभा की कार्रवाई को स्थगित हमें करना ही पड़ेगा। 5 सदस्य हैं तो हम सभा की कार्रवाई को आगे के लिए बढ़ा सकते हैं, सभा की कार्रवाई को हम आगे के लिए संचालित कर सकते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी के लिए सदस्य संख्या 5। इस सदस्य संख्या को क्या कहते हैं? कोरम। कौन सी कंपनी के लिए? सार्वजनिक कंपनी के लिए, बिल्कुल सही। और जो निजी कंपनी होती है उसमें व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति कम से कम 2 व्यक्ति सभा की कार्यवाहक संख्या माने जाते हैं। मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए 2 सदस्य न्यूनतम कम से कम होने ही होने चाहिए, ये आपको जानना आवश्यक है। तो पब्लिक और प्राइवेट समझ गए, है ना। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। अच्छा, ये आपको चैप्टर मीटिंग का अवश्य पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपका कार्यालय ऑटोमेशन है, ऑफिस ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है, ऑफिस से रिलेटेड है। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको विस्तार से कंपनी अधिनियम के बारे में पढ़ने को मिलेगा, है ना। मुझे मौका अगर मिलेगा उसको पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ाऊँगा।
नहीं तो कोई टीचर तो आपको अवश्य पढ़ाएगा उसके बारे में। उसमें आपको अंश के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा, ऋण पत्र के बारे में, मीटिंग में ये जो कोरम होता है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी अच्छी तरीके से, हर तथ्य। हम कई बार जब आपको अभी हम पढ़ाए होंगे पिछला वाला चैप्टर कंपनी सचिव का, उसमें हमने बताया होगा पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, अभी तक आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, हमने कई बार बताया। इस सब के बारे में आप लोग अलग अलग चैप्टर में इनको पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स दिए है, कंपनी का कानून है कुछ को कंपनी अधिनियम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आपके ज्ञान में और इजाफा होगा, क्योंकि कल को आप कार्यालय में तो जाएंगे किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, ताकि ये ज्ञान, ये अधिनियम के बारे में जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। तो मेरा जो कहने का जो अभिप्राय था कि सार्वजनिक कंपनी में 5 सदस्य कार्यवाहक संख्या के रूप में होने चाहिए, और जो निजी कंपनी है उसमें न्यूनतम 2 सदस्य की उपस्थिति कार्यवाहक संख्या के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब तक कि अंतर नियमों में इसमें अधिक संख्या ना दी गई, कहने का मतलब ये है कि अंतर नियम मतलब जो अंतर नियम हमारे होते हैं, कंपनी के अंतर नियम होते हैं, अगर उसमें यह वर्णन नहीं किया गया हो कि न्यूनतम संख्या कितनी मानी जाएगी, तब तक आपको क्या करना है, यही न्यूनतम संख्या आपको आपके तो जब तक अंतर नियमों में इससे अधिक संख्या का वर्णन नहीं पहले किया जाएगा, यही संख्या आपके लिए गणपूर्ति संख्या मानी जाएगी। अंतर नियम जानते हैं, कंपनी का जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये 2 अहम दस्तावेज होते हैं, जिनके बारे में हमारी क्या कंपनी क्या करती, क्या उद्देश्य है, सदस्य संख्या, सब कुछ वर्णन उसमें किया जाता है। उसमें पूरा उल्लेख किया जाता है पूरा कि हम क्या क्या करते हैं, मीटिंग करेंगे तो कौन सी कितने कितने दिनों पे अध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, सब कुछ उसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब मीटिंग का आता है तो अगर आपने अपने अंतर नियमों में पहले से ही उल्लेख नहीं किया, आपने उल्लेख कर दिया कि हमारे वहाँ पर जो गणपूर्ति संख्या होगी वो 20 होगी, है ना, बढ़ा दिया गया, तो तब अगर नहीं बढ़ाओगे तो आपके लिए यही संख्या आपके लिए गणपूर्ति संख्या मानी जाएगी। लेकिन यदि आप अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर देते हैं और इस संख्या को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस संख्या को बढ़ा देते हैं, तो फिर वो संख्या आपकी कंपनी के लिए गणपूर्ति संख्या मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यह जो बात बताई गई है ये भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, उसमें बताया गया कि उसमें बताया गया सार्वजनिक कंपनी के लिए 5 और निजी कंपनी के लिए 2 सदस्य होने चाहिए, तभी आप मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये संख्या तभी तक लागू है जब तक आप अपने अंतर नियमों में कोई मीटिंग के सदस्यों की संख्या का वर्णन नहीं करते हैं। जैसे ही आप अपनी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते समय यदि अंतर नियमों में आप उल्लेख कर देते हैं कि हमारे वहाँ होने वाली जो मीटिंग्स हैं उसमें कार्यवाहक संख्या कितनी होगी, अगर आप उसका वहाँ वर्णन करते हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं मान्य। ठीक है, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर तो 5 और 2 है, अगर वहाँ पर आप कह देते हमारे वहाँ पर 50 लोगों की संख्या जो है, 50 लोग सभा में उपस्थित होना अनिवार्य है, तो वो 50 आपकी कंपनी के लिए गणपूर्ति संख्या मानी जाएगी। ये तो कॉमन रूप से सबके लिए उन्होंने बता दिया है। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा गया है कि जब तक मतलब कार्यवाहक संख्या माने जाएंगे जब तक कि अंतर नियमों में इससे अधिक संख्या ना दी गई हो, मतलब आप उसमें वर्णन करेंगे तो आपको अधिक ही संख्या लिखनी है, इससे कम नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके आगे प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित कार्यवाहक संख्या के लिए नहीं मानी जाती है। अगर मीटिंग है, मीटिंग में कोई प्रॉक्सी आता है ना, अभी आपको प्रॉक्सी आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसको हम कहते हैं प्रतिपुरुष। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या है? मतलब हाँ, प्रतिपुरुष
प्रतिपुरुष अगर आप देखें इसके नाम से ही पता चलता है प्रति। प्रति का मतलब कॉपी, प्रति का मतलब कॉपी, पुरुष की कॉपी। मतलब जिस पुरुष को मीटिंग में बुलाया गया है, हमारी भाषा में जिस व्यक्ति को, जिस सदस्य को सभा में बुलाया गया है, यदि वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो वो अपने स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त कर देता है उस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए। तो वह व्यक्ति जो नियुक्त किया गया है, वह नया व्यक्ति जो मीटिंग में अब उपस्थित होगा, वह पहले वाले व्यक्ति का प्रॉक्सी है, प्रतिपुरुष है ना। उसके स्थान पर जा रहा है तो प्रॉक्सी हुआ ना, उसकी प्रति हो गई ये। उसको अधिकार है कि आप हमारी तरफ से जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप कहोगे, अधिकार दिया जाता है उसको। देखो कैसी कैसी बातें आपको पता चल रही हैं। अगर आप सब नहीं पढ़ते तो क्या आपको पता चलता है इन चीज़ों के बारे में? तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ज्ञान में अपने वृद्धि करते रहो, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है और अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। कहने से अभिप्राय ये है कि आप लोग कहते हैं कि किस प्रकार से नौकरी मिलेगी, कैसे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना संघर्ष करना पड़ेगा। आपको इन सभी तथ्यों पर विचार अभी ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। ज्ञान में वृद्धि करोगे तो ये रास्ते आगे वाले अपने आप खुल जाएंगे। आप सचिव बनना चाहते हो, असिस्टेंट बनना चाहते हो, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? आपके पास बस वो आप कलेक्ट करो, आप वो ज्ञान आप अर्जित करो, अपने आप बन जाओगे। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसको आना क्या चाहिए, मुझे बनना है, तो आप कैसे बनोगे? है ना, नहीं बन सकते ना, क्योंकि उसके लिए तो वो चीज़ तो ज़रूरी है। 100 टन आना चाहिए आपको, आएगी तभी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, तुरंत बन जाओगे आप। तो आप लोग सिर्फ ज्ञान के लिए प्रयास करो, ज्ञान कलेक्ट करने के लिए प्रयास करो, बाकी तो सब अपने लिए अपने आप ही हो जाएगा। बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जब कोई प्रॉक्सी सभा में उपस्थित होगा तो उसको कार्यवाहक संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक है, कार्यवाहक संख्या नहीं मानी, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। समझ गए? प्रॉक्सी क्या होता है? प्रतिपुरुष किसको कहते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर नियुक्त करके सभा में उपस्थित होता है, क्योंकि वह जो संख्या है वह उन्हीं व्यक्तियों के लिए निर्धारित की गई है जो सभा के सदस्य हैं। वो तो सिर्फ क्या करता है, वो प्रॉक्सी है। वो अब वह पर्सन तो है नहीं, अगर मान लो सभा में किसी को बुलाया गया है तो वो व्यक्ति तो गया नहीं है, अब उसको भेजा गया है, तो वो क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ अपनी बात जो उन्होंने कहा है वो आकर के यहाँ जो डॉक्यूमेंट दिए वो ला करके दे सकता है, रख सकता है। लेकिन वो पर्सन क्या सोचता है और मैं क्या सोचता हूँ, दोनों सेम तो हो नहीं सकते हैं। अगर आपसे विचार उसके बारे में मांगा जाए तो आप तो विचार अपने आधार पर दोगे ना, तो विचारों में भिन्नता हो जाती है, इसलिए उसको माना नहीं जाता। आप आ सकते हो, वहाँ पर बैठ सकते हो, जो उन्होंने जो दस्तावेज चाहिए थे उनकी तरफ से सबमिट करना था वो सबमिट कर सकते हो। आप आने से एक फ़ायदा होता है कि जो जानकारी अगर कोई नहीं आता तो शायद हमारी कंपनी को नहीं मिलती, लेकिन वो व्यक्ति अगर गया है तो सभा में क्या हुआ ये तो सुन सकता है और बाद में वापस में जा करके वहाँ पर अपने अधिकारी को बता सकता है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई, है ना। तो इसलिए प्रॉक्सी भेजा जाता है। ठीक है, समझ गए? प्रतिपुरुष, प्रॉक्सी, किसी को कोई डाउट? तो प्रॉक्सी को क्या कार्यवाहक संख्या माना जाता है? नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंशों के संयुक्त स्वामी कार्यवाहक संख्या के लिए सदस्य की तरह माने जाते हैं। अंशों के संयुक्त स्वामी कार्यवाहक संख्या की तरह माने जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको सुन के अटपटा लगता होगा। अंशों के संयुक्त स्वामी,
संयुक्त स्वामी का मतलब ये है कि कई बार आप देखते हैं कि बैंक में अकाउंट खुलवाया जाता है, जॉइंट अकाउंट होता है। जॉइंट अकाउंट में क्या बोलते हैं? संयुक्त खाता। ऐसे ही अगर आप लोगों ने कोई संयुक्त तरीके से अगर अंश खरीदे हैं, संयुक्त अंश खरीदे हैं, तो वो जो संयुक्त स्वामी हुए, उनके जो मालिक हुए, वो माने जा सकते हैं कार्यवाहक संख्या के रूप में। जैसे हमने और आपने मिलकर के शेयर खरीद लिए कंपनी में और बता दिया कि हम दोनों ही इसके हकदार हैं, ठीक है। तो अगर हम ना पहुँचे, मतलब अब अंशधारियों की सभा बुलाई गई और मैं ना पहुँचूँ, तो अगर आप जाएंगे तो आप माने जाएंगे। हम दोनों ही स्वामी हैं उसके, हम दोनों ही स्वामी हैं इसके। तो आप सभी, तो वो जो संख्या होगी कार्यवाहक संख्या, उसमें उनकी गणना की जाएगी। क्लियर है कि नहीं? सर जैसे संयुक्त रूप में किसने लिए हैं शेयर्स, तो एक ही माना जाएगी संख्या उनकी, या दो मानी जाएगी? नहीं, संख्या तो वो एक ही है ना, संख्या तो वो एक ही है, लेकिन अब उसमें से हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, कोई भी चला जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं, जैसा कि वो एक नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया। क्योंकि जो खाते आप देखते हैं बैंक में खोले जाते हैं, तो चाहे पैसे आप निकालना हो, चाहे वो दूसरा वाला चला जाए वो निकालना है, कुछ कहा जाता है उसमें से, क्योंकि वो तो जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट में से दोनों लोग उसका लाभ ले सकते हैं। वही यहाँ पर है कि अंशों के संयुक्त स्वामी कार्यवाहक संख्या के लिए सदस्य की तरह माने जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि किसके लिए कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए। क्या आप लोग स्टेप बाय स्टेप हमको समझा पाएंगे? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने क्या समझा, क्या नहीं समझा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि बोलते समय थोड़ा सा आपका जो फ्लो है वो थोड़ा सा स्लो होना चाहिए। बहुत तेज़ तेज़ बोल देते हो, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, उससे बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। रेजेंसी रावत, देखो मैं इसलिए आपको समझाता हूँ, समझाने पश्चात में पूछता हूँ, जिससे कि बताते समय यदि आपको हिचकिचाहट होगी तो आप हमसे पहले पूछ लोगे। हम अगर पूछना बंद कर दें तो आप भी पूछना बंद कर देते हो। मैं पूछता हूँ तो फिर जो समझ नहीं आती तो आप पूछते हो कि हो सकता है हमसे बाद में पूछने लग जाए कि सर इसका मतलब क्या होगा, और हम ही ना बता पाए। तो आप बताएं कि जो ये संख्या है किसके लिए, क्या संख्या पूरी, इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएं A to Z। संख्या से पब्लिक में 5 होने चाहिए कम से कम। ऐसी बताती है, आधा फ्लो छोड़ देती है। हमने कहा बताने का तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप। सार्वजनिक में 5, अब पता नहीं 5 क्या है। भारतीय कंपनी अधिनियम धारा 174 के अनुसार पब्लिक सेक्टर में वो कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए बैठक में, वरना वो स्थगित हो जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर में 2 क्या? 2 व्यक्ति। और प्रॉक्सी को, जब कोई प्रॉक्सी सभा में उपस्थित होगा तो उसको कार्यवाहक संख्या नहीं माना जाता है, लेकिन अंशों के संयुक्त स्वामी को संख्या माना जाता है। अगर इससे कम संख्या जो निर्धारित है, इससे कम संख्या यदि होती है तो सभा का संचालन नहीं किया जाता है। कोई बात अभी छूट रही है, अंजलि बताएंगे। सर समझ ही नहीं आ रहा। क्या क्या नहीं समझ में आया? सर ये लाइन नहीं समझ में आई। प्रतिपुरुष और सर संख्या में है। तो पूछा क्यों नहीं आपने? प्रतिपुरुष, इसमें एक शब्द है प्रॉक्सी। ये नहीं समझ में आया, इसको समझ में आया है, बताएगी नहीं। इसमें ये है कि हमने कहा कि कोई मीटिंग थी, बैठो, मीटिंग हो रही है यहाँ पर, सभा की सूचना सभी को दी गई है, सभी को उपस्थित होने के लिए इनविटेशन दिया गया है कि आप सभी इनवाइट हैं, सब मीटिंग होनी है, आमंत्रित हैं, सभी लोग आए वहाँ पर, है ना। उसमें से उपदेश पाल नाम के एक सदस्य थे, और उपदेश को जब सूचना मिली कि वह पहुँचना है, तो ये किसी अन्यत्र
थे, अपने काम में व्यस्त थे, वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को, उनके संस्था में अन्य कर्मचारी थे, एक सहयोगी थे, आप कह सकते हैं उनके बिजनेस पार्टनर थे, उनको नामित कर दिया कि आप हमारे स्थान पर वहाँ पर जा सकते हो। उसकी सूचना उन्होंने पहले ही जो अध्यक्ष होता है सभा अध्यक्ष को, उसको दे दिया था कि हमारे स्थान पर ये आएंगे, हम इस कारण की वजह से नहीं उपस्थित हो सकते हैं। तो उपस्थित होना था श्री उपदेश पाल जी को उपस्थित होना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। उनके स्थान पर श्री महेश कुमार जी उपस्थित होंगे, है ना। तो अगर ये जाते, उपदेश पाल जी जाते, तो वहाँ पर ये मान लो 4 लोग उपस्थित हो रहे थे और ये 5वें थे, ये जाते तो 5 हो जाते, इनको मिला करके 5 हो रहे थे, लेकिन ये गए नहीं, अन्यत्र आए नहीं। लेकिन इनकी अगर गणना की जाती तो 5 हो जाते, लेकिन ये नहीं गए, इनके स्थान पर महेश जी चले गए। तब जो गणना जो 5 होनी चाहिए थी, सदस्य तो 5 हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मीटिंग हमारी स्थगित है, मीटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक वो सदस्य तो 5 हो रहे हैं, लेकिन वो 5वां पर्सन जो है वो प्रॉक्सी है, उसको समस्त अधिकार नहीं है कि वो मीटिंग को अटेंड कर सके, अपने विचार दे सके किसी पर, क्योंकि वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ श्री उपदेश पाल जी को ही प्राप्त है। ठीक है, तो उनके प्रॉक्सी उपस्थित होने के बावजूद भी सभा का स्थगन हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये भारतीय कंपनी अधिनियम में ये नियम वर्णित है कि किसी प्रॉक्सी को सभा की कार्यवाहक संख्या नहीं माना जाएगा, गणपूर्ति नहीं माना जाएगा। जो गणपूर्ति संख्या निर्धारित है वो नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये कार्यवाहक संख्या गणपूर्ति, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना। गणपूर्ति सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं उस न्यूनतम संख्या को, कार्यवाहक संख्या कहते हैं जो सदस्य उपस्थित होते हैं, जो समस्त सदस्य हैं, वो हमारे कार्यवाहक संख्या होती है। ये 40 सदस्य सभा में है, तो 40 सदस्य हमारी कार्यवाहक संख्या है, ठीक है। लेकिन प्रॉक्सी और गणपूर्ति 5 हैं, गणपूर्ति 5 है या तो 2 हैं, लेकिन टोटल कितने हैं? 40। तो 40 हमारी कार्यवाहक संख्या है, टोटल संख्या आपकी। जो कार्यवाहक संख्या है वो आपकी कम से कम 5 अगर होगी तो, या कम से कम 2 होगी तो वो आपका गणपूर्ति कहलाएगी। तो न्यूनतम संख्या आपकी गणपूर्ति कहलाती है, ठीक है। अंजलि, अभी भी प्रॉक्सी नहीं समझ में आया? नहीं आया है? देखो, इसमें समझना नहीं, पहली बार जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो बड़ी अटपटी सी लगती है प्रॉक्सी, है ना। आप देखते हो कि अटेंडेंस लगती है, तो जब एक दूसरे के स्थान पे यस सर बोल देता है तो क्या होता है? प्रॉक्सी होता है कि नहीं? वो दूसरा जब दूसरे की अटेंडेंस लगवा देता है तो प्रॉक्सी अटेंडेंस वो होती है, प्रॉक्सी उपस्थिति वो होती है। वो था नहीं, लेकिन दूसरा उसकी जगह पे जय हिंद कर दिया उसने, है ना। तो ऐसी उपस्थिति आपकी प्रॉक्सी उपस्थिति कहलाती है, प्रतिपुरुष कहलाती है। संख्या काउंटिंग की गई तो वहाँ पर 10 ही थे, अटेंडेंस काउंट की गई तो 11, तो एक वो कौन है जिसने प्रॉक्सी लगाई है? फिर देखते पूछते खड़े हो जाओ सभी लोग, बताओ, नहीं तो अभी सबको दंडित करेंगे, है ना। तो ऐसी ही कंडीशन होती है प्रॉक्सी की। समझ में आया अंजलि? जी। तो आप खड़ी हो। अच्छा, मैं पूछता हूँ, सार्वजनिक कंपनी में कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए? सार्वजनिक में कम से कम 2। सार्वजनिक में 5। और निजी कंपनी में? सर कम से कम व्यक्तिगत संख्या 2 होनी चाहिए, ठीक है। सभा में न्यूनतम उपस्थित सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं? सभा में उपस्थित न्यूनतम सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। डरते नहीं, हमने आपको कल परसों 2-4 दिन से एनकरेज कर रहे हैं कि लड़कियों को, गर्ल्स को क्लास में डरना नहीं है, बढ़ चढ़ करके हर चीज़ में हिस्सा लेना है, प्रयास करना है उनको, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। डरते रहोगे तो कैसे? तो आपको आता है लेकिन घबरा जाते हैं, एकदम से खड़े हुए
और बोलना चालू, आगे की बात पीछे, पीछे की नीचे, सब गड़बड़ कर देते हो आप। और जब आपको सब पता है, अभी लिखने के लिए कहा जाए लिख के ऐसा दिखा देंगे जैसे अक्षरशः वैसे ही डिक्टो कर देंगे, लेकिन बोलते समय घबरा जाते हैं, है ना। चलो आपने बताया, अच्छा किया, अच्छा लगा। और अब इसे बोलो, बोलने से क्या होता है। अच्छा ये बताइए आप, शीतल बैठो, कि 5 संख्या सार्वजनिक कंपनी के लिए निर्धारित है, 2 संख्या निजी कंपनी के लिए। तो हम अपनी इस संख्या को बढ़ा सकते हैं कि नहीं? यस सर, बढ़ा सकते हैं। कैसे? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के अंतर नियमों। हाँ, अंतर नियमों में हम यदि इस संख्या को बढ़ा हुआ घोषित कर दें, देखो घबरा रही है, बढ़ी हुई संख्या यदि हम घोषित कर दें तो हम इस गणपूर्त की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बैठो बैठो। कोरम से संबंधित सेक्शन धारा कौन सी है भारतीय कंपनी अधिनियम? उस धारा का नाम बताओ। धारा 174। धारा 174। ठीक है, धारा 144 नहीं है भाई। चलो बैठो। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, संचालकों की सभा में कार्यवाहक संख्या क्या होनी चाहिए। संचालक सभी जानते हैं, कंपनी को चलाने वाले सदस्य हमारे संचालक कहलाते हैं, जिनको हम डायरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जब अब डायरेक्टर्स की सभा होगी, संचालकों की सभा आयोजित की जाएगी, तब उनके लिए कार्यवाहक संख्या कितनी होनी चाहिए, कार्यवाहक संख्या क्या होनी चाहिए, ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कंपनियों के 2 प्रकार बताए अभी, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। ठीक है, तो अब इन्हीं के अंतर्गत आपको ये यहाँ पर हम समझाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए। देखिए जरा, कुल संचालकों की संख्या का 1/3 भाग या 2 संचालकों में से जो अधिक हो। कुल संचालकों की संख्या का 1/3 या 2 संचालकों में से जो भी अधिक हो, यदि 1/3 भाग पूर्ण करने पर, जैसे 2, 1/3 एवं 2 या 2/3 का 3 माना जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपने ध्यान दिया, इसमें क्या बताया गया है कि संचालकों की संख्या है उसका 1/3 होगा, तो हमारा वो गणपूर्ति माना जाएगा, तो न्यूनतम संख्या मानी जाएगी। लेकिन 1/3 आपका, अभी आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना। अगर 1/3 है और वो 1/3 आपका 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा है तो फिर 2 से ज़्यादा है तो वही माना जाएगा जो ज़्यादा है, लेकिन वो 2 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब सदस्य संख्या आपके इतने हैं कि 2/3 भी 2 से कम आता है तो वो फिर आपका नहीं माना जाएगा, वहाँ पर 2 ही आपकी न्यूनतम संख्या मानी जाएगी। ठीक है, 1/3 निकालना आता है आपको? किसी संख्या का 1/3 कैसे निकालते हैं? किसी वस्तु को 3 व्यक्तियों में सदस्य संख्या आपकी है 15, इसका 1/3 कितना होगा? कैसे? 15 का 1/3, मतलब 15 का जब कहा जाता है तो बोर्ड मास के नियम में का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 15 × 1/3 यानी 3 5 जा 15, तो सदस्य संख्या कितनी आई? 5। तो अब सदस्य संख्या 5 है तो आप मतलब कोरम आपका पूरा हो रहा है, क्योंकि न्यूनतम कितना है? न्यूनतम 2 है, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। ये यहाँ पर कहने का मतलब है।
ये समझ में आया किस तरीके से निकालते हैं सदस्य की संख्या। संचालकों की सभा में कार्यवाहक संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे संचालकों की कुल संख्या का 1/3 या फिर 2 से कम नहीं होगा। संचालकों की कुल संख्या का 1/3 भाग या 2 संचालकों में से जो भी अधिक हो। ठीक है, मतलब 1/3 आप निकाल लोगे, वो जो आ जाएगा, फिर आप उसका कंपैरिजन कराओगे 2 से, क्योंकि न्यूनतम सदस्य संख्या 2 इसमें बताई गई है ना। तो जो भी होगा, अब जो भी अधिक होगा उसको हम सभा का कोरम मानेंगे, सभा का गणपूर्ति मानेंगे। तो सर मतलब इसमें 1/3 का मतलब वो है, मतलब कुल सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या का तिहाई। हाँ, 1/3 उसका जो है वो हम निकालेंगे उसमें, और वो जो होगा वो आपका माना जाएगा सदस्यों का कोरम। लेकिन अगर वो 2 से ज़्यादा है तो वही माना जाएगा, अगर वो 2 से कम आ रहा है तो फिर 2 तो पूरे होने ही होने चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि सभा में 10 आए, सभा में 10 लोग उपस्थित हुए, ठीक है, 10 लोग उपस्थित हुए। अब 10 का 1/3 निकालो, 3 3 जा 9, यानी 3 बार तो पूरा जाएगा, है ना, 3 बार तो पूरा जाएगा। मतलब अब भी यहाँ पर 2 से तो कम ही है, है ना। अगर 5 हो सदस्य उपस्थित हैं संचालकों के, वो कितने हैं 5। अब इसका 1/3 निकालो, 5 × 1/3, यानी 5 3 बन जा 3। अगर 3 2 जा होता तो 6 हो जाता, क्योंकि संख्या तो 5 ही है, मतलब 2 से कम आ रहा है। तो 2 से कम आ रहा है तो जो उपस्थित सदस्यों की संख्या 5 है, सभा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कम से कम सदस्य संख्या तो 2 होनी ही चाहिए। ठीक है, समझिए नहीं, ये है मतलब कोरम। तो सभा को यदि संचालित करना है तो 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी किसको नहीं समझ में आया? कहाँ डाउट है आपको? समझ में जो संख्या कुल संख्या हो उसका 1/3 निकालना है, यानी 1/3 1/3 उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कुल संख्या से। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो 15 है आपकी कुल संख्या, इसका 1/3 निकालना है तो 1/3, 3 5 जा 15, 5 टाइम गया तो 5 1 जा 5। तो आपकी जो कुल जो इसका 1/3 आया है, 15 का 1/3 हो गया है 5। 1/3 का मतलब है कि कुल तो 15 है, उसको 3 भागों में आपको बांटना है ना। ठीक है, 3 का अगर हम इसको 5 + 5 + 5 + 5 इस तरीके से लिखते हैं तो ये 3 भाग हो गए। 5 को हमने 3 भागों में बांटा, लेकिन ये 15 तो एक ही भाग था, पहले कुल 1 भाग था, तो जो 1 भाग ये निकला है, ये 3 है ना, 1 2 3 टुकड़े हमने कर दिए, उसका 1 भाग ले लिया, तो वो 3 का ही तो 1 भाग हुआ। अभी हमने उस दिन आपको बताया था कितने भाग हैं इसके, 3 टुकड़े करने हैं, है ना। तो 3 में से 3 तो ये हो गया, 3 का आपको कितना मिला, 1 भाग ही है, 1 2 3 एक हिस्सा मिला ना। 3 का जो 1 हिस्सा है आपका वो 1/3 कहलाता है। ठीक है, अगर 1/4 होता तो पहले 4 हिस्से बनाए जाते, फिर उसमें से अगर आप 1 हिस्सा आपको मिलता है तो वो 1/4 यानी 1/4 कहलाता है।
लेकिन यहाँ पर 3 हिस्से थे, ठीक है, उसका एक हिस्सा आपका 1/3 कहलाता है, ठीक है। तो जितनी भी संख्या होगी उसको आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली संख्या से इसको भाग करना है, जो संख्या आएगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, ये संख्या आपकी 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब 1/3 संख्या है, अब इसमें बताया गया कि न्यूनतम तो 2 होने चाहिए, तो अगर ये संख्या यहाँ पर 2 से कम आती तो हम यहाँ पर 2 ही मानते कि 2 तो होने ही होने चाहिए, है ना। मतलब 2 से कम सदस्य संख्या मीटिंग के लिए नहीं हो सकती है, 2 होंगे तभी तो वार्तालाप होगा, इसीलिए 2 न्यूनतम संख्या है यहाँ पर, ठीक। तो 2 होनी चाहिए, और ये किसके लिए नियम लागू है 1/3 का? संचालकों के लिए, कि संचालक जो हैं उनके लिए 1/3 उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं स्थगित सभा में कार्यवाहक संख्या। जो सभा को हम स्थगित कर देते हैं उसमें कार्यवाहक संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कंपनी की सभा के लिए निश्चित समय के, कंपनी की सभा में निश्चित समय के लिए आधे घंटे के अंदर यदि कार्यवाहक संख्या पूर्ण नहीं होती है और यदि एक सभा सदस्यों की मांग पर यह सभा सदस्यों की मांग पर बुलाई जाने वाली सभा थी तो सभा समाप्त मानी जाएगी। मतलब वो सभा जो थी वो कोई वार्षिक सभा नहीं थी, यह डिमांड के ऊपर बुलाई गई थी, मतलब खुद जिज्ञासा व्यक्त की गई थी कि हमारी सभा बुलाई जाए, और फिर भी वो लोग नहीं आए, तो उसका समय क्या दिया गया है कि जो टाइम निर्धारित किया गया था उससे आधा घंटे। भाई सभा जब स्टार्ट होती है तो मैंने आपसे कहा था कि उसका एक निर्धारित समय होता है ना, कि एक टाइम पर उसमें टाइम फिक्स रहता है, तिथि, दिनांक और उद्देश्य, स्थान, ये लिखा रहता है कि कब आपको आना है ना। तो यदि आप उस समय निर्धारित समय से आधा घंटे के अंदर आप उपस्थित नहीं होते हैं सभा में, और वह सभा कैसी होनी चाहिए? वो सभा स्वयं मांग की गई थी कि हमारी सभा बुलाई जाए, संचालकों ने स्वयं कहा कि हमारी सभा बुलाई जाए, हमको विचार विमर्श करना है आप सभी से। सभा बुलाई गई, संचालकों ने उनकी सभा का आयोजन किया, व्यवस्था की कि आप सभी आए, निर्धारित समय निर्धारित स्थान फिक्स किया गया और वो लोग नहीं आए तो आधा घंटे का इंतज़ार किया जाएगा, और जो कोरम है वो कोरम यदि पूरा नहीं होता है, वो कार्यवाहक संख्या पूरी नहीं होती है, तो फिर सभा को स्थगित कर दिया जाएगा, वो सभा समाप्त मानी जाएगी। परंतु अन्य दशाओं में यह सभा स्थगित मानी जाएगी और अगले सप्ताह उसी दिन उसी समय व उसी स्थान पर होगी। ये भी उसमें सच महोदय के द्वारा, अध्यक्ष महोदय के कह दिया जाता है, उपस्थिति नहीं हुई इसलिए ये सभा स्थगित की जाती है, और ये सभा उसी दिन उसी समय और उसी स्थान पर फिर से होगी। ऐसे स्थान पर समय पर होगी जहाँ पर संचालक मंडल इसे तय करेगा। तो आपने क्या देखा कि सभा समाप्त हो गई और अन्य दशाओं में यह सभा स्थगित मानी जाएगी, और अगले सप्ताह उसी दिन उसी समय व उसी स्थान पर होगी, या ऐसे स्थान पर ऐसे समय पर होगी जहां पर संचालक मंडल इसे तय करेगा। यदि अगले सप्ताह भी कार्यवाहक संख्या पूरी नहीं होती है, अगले सप्ताह तो नेक्स्ट टाइम पर जब हुआ फिर भी नहीं पूरी होती है, तो जितने भी सदस्य होंगे उतने को ही कार्यवाहक संख्या माना जाएगा। कुछ समझ में आया? अच्छा, अभी तो समझ में आ गया। अभी हम कहेंगे बताइए क्या समझ में आया? अरे तो मजा आया ही नहीं। और इसका वर्णन कहाँ है? भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 174 के अनुच्छेद 3 से 5 तक, है ना, के अंतर्गत इसका
वर्णन किया गया है। अभी 374 अभी आप पढ़ के आए, मैंने आपको बताया उसमें कार्यवाहक संख्या के बारे में। अब ये सभा बुलाई गई, सदस्य संख्या नहीं पहुंची तो क्या होगा, सभा समाप्त मानी जाएगी, सभा स्थगित मानी जाएगी और ये सभा पुनः अगले सप्ताह होगी, उसी दिन उसी समय उसी स्थान पर, या फिर जो संचालक मंडल है वो तय कर सकते हैं फिर से समय, फिर से स्थान, या फिर जो संचालक मंडल है वो फिर से तय करेंगे कि अब भाई यहाँ नहीं आना है, वहाँ आना है। तो संचालक मंडल तय भी कर सकते हैं, यदि वो तय नहीं करते हैं, स्थान चेंज नहीं करते हैं, तो आपको उसी स्थान पर फिर से आना है। और एक विशेष कंडीशन है कि अब जो ये दोबारा सभा का आयोजन किया जाएगा उसमें जितने भी सदस्य होंगे, चाहे 10 हो, 5 हो, 3 हो, है ना, उनको ही कार्यवाहक संख्या मानते हुए सभा का संचालन किया जाएगा, सभा का आयोजन किया जाएगा। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? धारा 174 के अनुच्छेद 3 से 5 तक में इसका उल्लेख किया गया है और इसको वर्णित किया गया है। आप सभी को समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? क्या समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। आप प्रतिभा, उपदेश, अंजलि, शीतल, सभी को समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमने 2-4 बातें आपको जो बताई हैं याद रखना है कि गणपूर्ति क्या होती है, सदस्य संख्या के बारे में, किस कंपनी में क्या होनी चाहिए, कौन सी सभा में, और संचालकों की सभा में क्या होनी चाहिए, सभा अगर स्थगित होती है वो उसकी कंडीशन क्या है, कौन सी सेक्शन में है, ये सब आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम फिर से आपको अच्छी तरीके से और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और एक और बात आपको हम कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए कि जो छात्र ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते हैं वो प्रयास करें कि जो उनकी उपस्थिति है वो अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें, जिससे ये पता चले कि उन्होंने क्लास को अटेंड किया है और वो हमारी क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अपने इसके असाइनमेंट भी बनाते रहें और असाइनमेंट को ईमेल आईडी पर उसको समय समय पर भेज दिया करें, जिससे कि उनका जो प्रूफ है वो हो कि हम क्लास को अटेंड कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को एक बार फिर से हमने आपको बता दिया है कि सभी को अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, अपनी क्लास की उपस्थिति दर्ज करनी है, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।